नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? मेरा नाम विजय है और हमारे इस चैनल कैप्स पे आपका स्वागत है। मेरे पहले वीडियोस पे जहां हमने आपको ये बताया था कि आगे चल के हम जो फील्ड्स है, हमारे जो डिफरेंट स्ट्रीम्स है, एजुकेशन स्ट्रीम्स हैं, उससे रिलेटेड जो प्रोफेशनल्स हैं उसके इंटरव्यूज़ हम शूट करेंगे और आपको दिखाएंगे। उस सीरीज़ में आज हमारा पहला वीडियो रिलीज़ हो रहा है और आज की जो हमारी स्ट्रीम है वो है कॉमर्स। कहते हैं ना, जब तक पैसा है तब तक कॉमर्स रहेगा। तो उसी सीरीज़ पे आज इस बात को आगे रखते हुए आज के हमारे मेहमान जो हैं वो मेरे हर दिल अज़ीज़ डॉक्टर संदीप ओझा जी हैं। ये मेरे बड़े भाई भी हैं, मेरे हमदर्द भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं, हमारे गाइड भी हैं और हमारे इस कार्यक्रम के आज के मेहमान हैं। इन्होंने अपना खासा लंबा समय कॉमर्स फील्ड पे निकाला है और आज एक बहुत अच्छे मुकाम पे यहाँ ओमान सलाला में कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंसेज में ये हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट है इंटरनेशनल बिजनेस के प्रोफेसर साहब हैं। तो इनसे आज हम अपनी बात रखेंगे और जानेंगे कि इनके जीवन पे कैसे ये इस फील्ड पे आए, इनके साथ क्या क्या घटनाक्रम हुए, कैसे इन्होंने सब्जेक्ट सिलेक्शन किया, वो सारे क्वेश्चंस जो हमारे दिमाग में आते हैं ना, जो एक 10वीं का बच्चा इस वक्त सोच रहा होगा एग्ज़ाम ख़त्म करने के बाद कि अगर मैं कॉमर्स लूँ तो कैसा हो। तो आइए इनसे जानते हैं कि कॉमर्स लेने से कैसा होता है। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। तो हमारे दर्शकों को बताएं सर, एक बच्चा जो क्लास 10 के बाद एग्ज़ाम कंप्लीट करता है और कंप्लीट करने के बाद में सबसे जो पहला प्रश्न उसके दिमाग में आता है कि अब मैं क्या सब्जेक्ट लूँ। आपको पता ही है, कॉमर्स है, साइंस है, आर्ट्स है, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं और हमारे समाज में आज भी ये भ्रांतियाँ हैं कि सब्जेक्ट सिलेक्शन कैसे करना चाहिए या कौन से फील्ड में जाना चाहिए, ये ना हमारे पेरेंट्स को पता होता है ना हम बच्चों को पता होता है। फिर हम एक दूसरे से पूछ के और अपने लाइन चूज़ कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो अगर कोई बच्चा कॉमर्स सेलेक्ट करे तो किस बिना पे करना चाहिए? सबसे पहले तो बच्चे का खुद का इंटरेस्ट किधर है वो हमें आई थिंक बच्चा जब 8th पास कर लेता है, मिडिल क्लास, उसके बाद से देखना चाहिए कि बच्चे का इंटरेस्ट किधर है। ट्रूली पॉइंट मैं मेरा बताऊं, हम लोगों को 9th में सब्जेक्ट लेना पड़ता था। जी 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 जी। ठीक है, ये हो गया 1981 की बात, जब मैं 9th में आया था। और उस ज़माने में न तो ये इतना ये वेबसाइट, लैपटॉप, ये वो सब इंफॉर्मेशन सोर्स कुछ भी नहीं था, सोर्स। तो बस खाली ये होता था कि दोस्त लोग क्या ले रहे हैं जी और फैमिली में क्या है। तो मेरे फादर चार्टर्ड अकाउंटेंट थे जी। तो वो एक ही सुनते थे। वैसे हम जॉइंट फैमिली रहते थे। मेरे ताऊजी जो थे वो हिंदी के प्रोफेसर थे, मेरे दादाजी इंजीनियर थे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। तो फिर भी चलो मैं वो फादर से इन्फ्लुएंस होके और बस ठीक है, ऐसे कॉमर्स ले लिया। मेरे बाकी के दोस्तों ने भी कॉमर्स लिया, इसलिए कॉमर्स ले लिया मैंने। जी जी जी। और ठीक है, उस समय की अब तो काफ़ी चेंज हो गया है। बच्चे जो है मेरे ख्याल से 6th-7th ऑनवर्ड से उनके हाथ में मोबाइल जो है स्मार्टफोन आ जाते हैं, पता नहीं क्या क्या ब्राउज करते हैं। जी जी जी। मैं आज भी कुछ ऐसा लैपटॉप का है या कुछ ब्राउज करना है, कुछ इंफॉर्मेशन लेने, मैं मेरी बेटियों को पूछता हूँ। अच्छा। अभी भी मुझे इतना वो नहीं है ध्यान जी। मैं उनको पूछता हूँ कि यार मेरे को यार ये थोड़ा ऐसा है, बताओ, मेरे को गाइड करो। हाँ हाँ हाँ। तो ठीक, अब काफ़ी चेंज आ गया है। जी। तो बच्चे कुछ समझने लग गए हैं जी। फर्स्ट ऑफ ऑल। तो अब इसमें है जैसे कि हाल अभी भी जैसे मेरी बच्चियों ने यहाँ जब स्कूल में दोनों ने टॉप किया था जी। और मेरी इच्छा थी कि एक बच्ची साइंस मैथ्स में जाए, एक बायो में जाए, उनको इस तरह से। पर उनका इंटरेस्ट देखा मैंने, उनको पूछ लिया भाई क्या लेना है? बाबा कॉमर्स लेना है। कि ठीक है जाओ। बिल्कुल सही। तो मुझे बड़ा ऑड लगा। अभी स्कूल के प्रिंसिपल ने मेरे को बुला के पूछा कि आपकी बच्चियाँ टॉप कर रही है, ये है वो है, आप क्यों कॉमर्स दिला रहे हो? मैंने कहा क्यों, कॉमर्स में क्या बुराई है? तो एक
पेरेंट्स के दिमाग में वो एक रहता है कि नहीं साइंस, मेरा बच्चा इंजीनियरिंग कर रहा है, वो डॉक्टरी कर रहा है, फिर देखते हैं कि 2 4 5 साल बाद बच्चे खुद स्ट्रगल कर रहे हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। वो आगे जाके ना उसको कम्पीट, आप पूरा उसका लॉन्ग टर्म एस्पेक्ट्स देखो, सस्टेनेबिलिटी क्या है। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही है कि बच्चों का इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट की तरफ जा रहा है। बच्चों को पूछिए, बात कीजिए, वो खुद बताएंगे कि मेरे को ये सब्जेक्ट लगता है। आर्ट्स भी वन ऑफ द बेस्ट सब्जेक्ट है, नो डाउट। आर्ट्स में आप सोशल साइंसेस के काफ़ी सब्जेक्ट्स हैं, वो आप पढ़ें, हिस्ट्री है, सोशियोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, ये सब जी। अब अगर बच्चा कॉमर्स लेता है तो है उसके लिए मेरे हिसाब से मल्टीपल गेट्स ओपन होते हैं उसके लिए। अच्छा, मल्टीपल गेट्स। जी। वो आगे जाके बैंकिंग सर्विसेज में जा सकता है अगर उसका फिनेंस मजबूत है। खुद का बिजनेस कर सकते हैं, क्या कोई भी हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ कॉमर्स वाले ही बिजनेस में सक्सेस होते हैं, वो कोई ज़रूरी नहीं। बट नॉन कॉमर्स वाले जब बिजनेस करेंगे तो उनको डिपेंड रहना पड़ेगा अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट या जो उनके मैनेजर्स या जो कुछ है अपने स्पेसिफाइड फील्ड में। अगर आपके पास कॉमर्स है, आपने मैनेजमेंट पढ़ा है, आपने अकाउंटेंसी पढ़ी है, आपने टैक्सेशन पढ़ा है, आपने फिनेंस पढ़ा है, तो आपके एम्प्लॉय क्या कर रहे हैं वो आप उसको वॉच कर सकते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्योंकि आप उस एरिया के एक्सपर्टाइज हैं। जी। वो कैसे बैलेंस शीट बना रहा है आपको पता होगा। वो इनकम टैक्स वाले को भी आप जो है, आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट है या जो भी है, आप उसके पास बैठ के देख सकते हैं कि वो क्या बना रहा है, क्या कैसे कर रहा है। आप भी उसमें अपनी राय दे सकते हैं, उसमें है। जी 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 जी। अब बैंकिंग सर्विसेज में जाए, चाहे आप एडमिन में चले जाएं, चाहे आप आगे मैनेजमेंट जैसे एमबीए वगैरह है, मैनेजमेंट कोर्सेज में चले जाएं, टीचिंग लाइन में आ जाए। बिल्कुल, आप जो है नेट स्लेट वगैरह क्लियर करके यूजीसी का, और उसके बाद आप पीएचडी वगैरह करके आप टीचिंग लाइन में आ सकते हैं। जी। काफ़ी लोग सोचते हैं कि टीचिंग लाइन जो है बिल्कुल रिलैक्स वाला जॉब है। नो डाउट, यस, मैं खुद मानता हूँ। पर आपको टीचर बनने के लिए जो स्ट्रगल, जो सेक्रीफाइस, जो आपको तैयारी, जो आपको सीटिंग करनी पड़ती है ना, वो उसको नहीं देखते। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही। उसके बाद भी सिर्फ टीचिंग करना, खाली टीचिंग नहीं है। हमें सिर्फ टीचिंग के लिए पैसे नहीं मिलते। आपने सोसाइटी के लिए क्या किया? आप पढ़ा रहे हैं, आपको सैलरी मिल रही है, जी, नो डाउट। अब देखें, आप एजुकेट कर रहे हैं किसी पर्सन को और आप पैसे मिल रहे हैं, आप उसको वो जो है इक्वलाइज नहीं कर सकते। आपको क्या मिल रहा है और आप क्या दे रहे हैं, बिल्कुल उसकी कोई वैल्यू नहीं है, नो डाउट। पर ठीक है, जो आप अपना काम कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, कर रहे हैं, उसका आपको सैलरी मिलती है। उसके अलावा सबसे बढ़िया बात जो आपको देखनी वो देख रही, आपका सोसाइटी के प्रति क्या कंट्रीब्यूशन है। करेक्ट। अब हर एक को तो गवर्नमेंट कॉलेजेस, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में जॉब नहीं मिलता है। आजकल उल्टा प्राइवेट कॉलेजेस जो हैं वो बेटर पे कर रहे हैं आपको, अच्छा, देन दी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज। जी। अब वहाँ आपको सस्टेन करने के लिए आपका रिसर्च वर्क मजबूत होना चाहिए। जो आपका रिसर्च वर्क है वो एक्चुअल में आप सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जी 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 जी। तो आपको आपके इंटरेस्ट के टॉपिक पकड़ने पड़ेंगे, उस पर रिसर्च करनी पड़ेगी, रिसर्च के पब्लिश करना पड़ेगा उसको, और बताना पड़ेगा सोसाइटी को कि जो ये रिसर्च की है वो उनके लिए क्या बेनिफिशियल है, कैसे उसको यूज करते हैं। मे बी आप बैंकिंग सेक्टर में कोई रिसर्च कर रहे हैं तो आप बैंक्स को बता सकते हैं कि भाई हमारी रिसर्च है, आप इसको यूज में लीजिए। आप किसी एफएमसीजी वाले प्रोडक्ट्स या कंपनी के बारे में रिसर्च कर रहे हैं तो वो उनके लिए बेनिफिशियल हो सकती है। और वो अगर आपकी रिसर्च वास्तव में वो लोग रिकॉग्नाइज करते हैं तो वो खुद आपको कंपनसेट भी करते हैं रिसर्च के बारे में। बिल्कुल बिल्कुल। आप उसका जो है कॉपीराइट करवा सकते हैं जी, और उसमें से भी आप जो है रॉयल्टी कमा सकते हैं। बहुत अच्छी बात। बहुत सारे दर्शकों को तो शायद ये पता भी ना होगा कि इस तरह की चीज़ होती है, क्योंकि साहब पढ़ाते हैं और तो ये बेसिकली टीचिंग और टीचिंग से रिलेटेड जो कॉमर्स के फ़ायदे हैं वो हमें बता रहे हैं। तो बहुत ज़बरदस्त है, मतलब सर कि ये इस तरीके का अगर है। अच्छा, जैसे अभी आपका जो इस फील्ड में आना हुआ था, जहाँ तक मैं जानता हूँ, क्योंकि साहब के साथ मैं बहुत समय से हूँ,
तो आपने जब ये फील्ड लिया, उस वक्त का कॉमर्स का सब्जेक्ट और जो स्ट्रीम और जो माहौल था और जो आज का समय है, इसमें क्या फ़र्क आ गया? उसमें काफ़ी फ़र्क आ गया था जी सर। अभी जैसे जब हम लोग पढ़ते थे या शुरू में जब हम पढ़ा रहे थे, उस समय इतने रिसोर्सेज नहीं थे। जी 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 जी। इतने रिसोर्सेज नहीं थे। ठीक है, जो बुक्स लाइब्रेरी में या आपके जहाँ आप शहर में रह रहे हैं वहाँ बुक स्टॉल्स पे जो बुक्स अवेलेबल है आपको उसी से काम चलाना पड़ता था। बिल्कुल। आज तो ये हो गया है कि पेपरलेस वर्क हो गया, आपको बुक्स की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, आपको सारी बुक्स आप डाउनलोड करो आपके लैपटॉप मोबाइल जहाँ भी है गैजेट्स में, बिल्कुल। और आप उसको बस पढ़ो, उसमें से आप सीखो, ये करो वो करो, वो सब है। दूसरा, मेरी ये थ्योरी है, हो सकता है मैं सही हूँ या गलत हूँ मुझे नहीं पता, स्पेसिफिकली जो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स है, अकाउंट्स है, फिनेंस है, बुक कीपिंग है, ये जो सब्जेक्ट्स हैं हमारे कॉमर्स फील्ड में, उसमें लोग बात करते हैं 4-4, 5-5 बुक्स के रेफरेंस लेते हैं। लेना चाहिए रेफरेंस, मैं उसको मना नहीं कर रहा हूँ, जरूर लेना चाहिए। और 4-4, 5-5 बुक्स को जो है वो उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं वो लोग। अच्छा। प्रैक्टिकली उनको सॉल्व करते हैं। ऑलमोस्ट हर बुक में प्रॉब्लम्स सिमिलर होती है, कुछ फैक्ट चेंज है, कुछ डाटा चेंज है, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज है, कंपनी का नाम चेंज है, ऐसे वैसे करके है। मैं जो करता था जी, और जो मैं मेरे स्टूडेंट्स को भी जो मैं बताता हूँ, ठीक है, आप बुक सारी रेफर करो, उसमें से चूज करो कौन सी आपको बेस्ट लगी। नहीं तो आप अपने टीचर्स को पूछो और किसी को पूछो, एक्सपर्टीज को, कि कौन सी अच्छी बुक है। एक बुक को 5 बार सॉल्व करो। अच्छा। रेदर देन कि 5 बुक्स को एक बार सॉल्व करो। क्या बात बोली, क्या बात बोली। ये मेरी थ्योरी है। जी जी जी, जी। हो सकता है कुछ लोग का व्यू अलग हो, मेरा ये व्यू है कि एक बुक को 5 बार सॉल्व करो, रेदर देन कि आप 5 बुक को एक बार सॉल्व करो। वेरी गुड, वेरी गुड। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका। जब आप एक बुक को 5 बार सॉल्व करेंगे, जो बेस्ट ऑफ द बुक है, उसमें आपको सारे कंसेप्ट मिल रहे हैं जी, तो आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब दुनिया का कोई भी कहीं से बुक से उठा के आपको सवाल दे दिया, क्वेश्चन दे दिया, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, या भाई कॉमर्स में तो ऐसा होता है ना, आपको जो थ्योरी क्वेश्चन होता है वो भी जस्ट लाइक प्रैक्टिकल होता है। बिल्कुल। हाँ 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 हाँ। तो आप अगर बुकिश लैंग्वेज लिखेंगे, जो आपने रट्टा मार के लैंग्वेज लिखी है, कई बार मेरे स्टूडेंट मेरे से आर्ग्यू करते हैं कि मैंने आप सारे क्वेश्चन सही किए हैं, जो बुक में लिखा है ऐसे कैसे मैंने लिखा है, फिर भी आपने मेरे को नंबर कम क्यों दिए। तो मैं उनको ये बताता हूँ कि आप तो चलो कॉमर्स स्टूडेंट है जी, आपको कॉमर्स की नॉलेज है, किसी भी आर्ट्स के स्टूडेंट को, साइंस के स्टूडेंट को, या जिसने पढ़ाई नहीं है, मैं कहता हूँ जो 10th पास है, उसको आप थ्योरी का ये सवाल दे दो और बोलो कि भी 5 दिन बाद तुम्हें ये लिखना है, वो रट्टा मार के लिख देगा उसको। अच्छा। हाँ। तो उसमें और आप में क्या फर्क है? आपने अपनी तरफ से इसके क्वेश्चन के आंसर में क्या कंट्रीब्यूट किया? आपने वही लिखा है जो बुक में लिखा है। बच्चों ध्यान से सुनना इस जवाब को। उसमें मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। अगर मेरे जैसा टीचर होगा तो मैं मार्क्स नहीं दूंगा। आपने रट्टा मार के जो लिखा है, ठीक है, कोई भी लिख सकता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक है। सही। आप जब हाईली प्रोफेशनल एग्जाम्स में अगर आप जाएंगे, जैसे अगर आप सीए का कर रहे हैं, सीएस कर रहे हैं, सीएफए कर रहे हैं, या अच्छी इंस्टीट्यूशन से मे बी आप एमबीए कर रहे हैं, और भी कोई कॉमर्स रिलेटेड कहीं से भी आप कर रहे हैं, ऐसा प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, वहाँ पे अगर आपने इस तरह के आंसर लिखे, आप घर आके बड़ा खुश हो जाएंगे कि हमारे 100 में से 100 नहीं तो 90 तो आएंगे ही। और जब आप अपना मार्कशीट देखेंगे आपको 60 से ऊपर नहीं मिलेंगे। बताइए। बुक में लिखा है वही तो आपने लिख दिया, आपने अपनी तरफ से क्या कंट्रीब्यूट किया? आप बुक में कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को क्लियर कीजिए और उस कंसेप्ट के आधार पे आप अपना आंसर अपनी तरफ से लिखिए।
अब इसमें सर बहुत से छात्र जैसे आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो भी ये प्रश्न उठाते हैं कि जो बुक में लिखा वही तो लिखा है, तो इसमें गलत क्या लिखा है? तो मैं उनको यही देता हूँ ना, मैं उनको यही जवाब देता हूँ कि बुक में लिखा है वो तो कोई भी लिख सकता है रट्टा मार के। आपने अपनी तरफ से क्या कंट्रीब्यूट किया? आप कॉमर्स के स्टूडेंट है, अपना कंट्रीब्यूशन दीजिए ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तभी तो पता चलेगा कि बेस है कितना मजबूत। बेस है कितना। बिल्कुल सही। और मेरे ख्याल से हमारे जितने भी स्टूडेंट्स इस समय हमको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आई थिंक जो ट्रेडिशनल वे ऑफ एजुकेशन है, मेरे ख्याल से ये रट्टा मारो ही ज़्यादा रहा है। बस बिल्कुल एग्जैक्टली जो किताबों पे है वो लिख दो और बस, और फिर जब वो ना हुए तो फिर आप हताश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। अच्छा सर, अभी जैसे अभी आपने कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज के नाम लिए, CA CFS, तो आप अगर हम स्टूडेंट्स को बताएंगे कि 10th में मैंने कॉमर्स ले लिया, अब मैं आया 12th में, 12th के बाद मैंने करना है BCom क्योंकि मेरा बेस वो है। आफ्टर BCom MCom फिर मैं किस प्रकार के प्रोफेशनल कोर्सेज पे जाऊं, तो किस प्रकार से अपने करियर को मैं डिज़ाइन कर सकता हूं? क्योंकि ये जो प्रश्न है ये तो इस बच्चे को 10th से ही सोचना है कि कॉमर्स सिर्फ BCom या MCom करने के लिए तो नहीं लिया है, आगे मैं टीचिंग पे जाऊं या कॉर्पोरेट वर्ल्ड पे जाऊं या जिस पे भी जाऊं, किस प्रकार से मैं इसको डिसाइड करूं कि मुझे कौन सा स्ट्रीम पकड़ना चाहिए, ये कैसे वो डिसाइड करें? ये भी बच्चे को जो है अपना कैरियर पहले से सोचना पड़ेगा कि मुझे किधर जाना है। अच्छा जी। चलो बेसिक डिग्री जो है आप BCom करें या BBA करें, जो भी करें कॉमर्स से रिलेटेड, वो तो लेनी ही चाहिए, वो तो मस्ट है जी। अब आपको डिसाइड करना है आपको क्या करना है आगे जाके, किस लाइन में जाना है। सपोज आपको CA करना है तो ठीक है, 12th पास करने के बाद में इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। अच्छा। CA का आप उसके 12th के जस्ट बाद में आप उसमें अपीयर हो जाइए। तो CA इंटर का जो कोर्स है, सिलेबस है, वो सिमिलर टू आपका BCom का कोर्स है। अच्छा। तो आप BCom के साथ साथ में आपका CA इंटर हो जाएगा, प्लस आपकी आर्टिकलशिप स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा ठीक है, उस आर्टिकलशिप के ड्यूरेशन में चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया का रूल है कि आप और कोई काम नहीं कर सकते, बिकॉज ये भी वन ऑफ द फुल टाइम अच्छा कोर्स है आर्टिकलशिप भी। आपको किसी एस्टेब्लिश चार्टर्ड अकाउंटेंट जो FCA है उसके अंडर में आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, वो आपको ट्रेंड करेंगे प्रैक्टिकली जी। वो ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट मिलने के बाद आप चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया को जब सबमिट करेंगे तब आपको परमिशन मिलेगी टू बी अपीयर फॉर द CA फाइनल एग्जाम। अच्छा, फिर आप CA फाइनल दे सकते हैं जी। तो उसके लिए आपको MCom की जरूरत नहीं है, मास्टर डिग्री की जरूरत नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, BCom के बाद हम ये कंटिन्यू कर सकते हैं। CA के लिए BCom की भी जरूरत नहीं है। ओ, आप 12th पास करके अपना एंट्रेंस एग्जाम दिया, आपने एंट्रेंस क्लियर किया, आप इंटर कीजिए, आर्टिकलशिप कीजिए, फाइनल कीजिए, दैट्स इट। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, बट मेरी राय है कि एटलीस्ट एक डिग्री आपके पास जो है, बेसिक डिग्री, वो आपके पास होनी चाहिए। ओके। CA फुल टाइम जॉब है जी, पार्ट टाइम जॉब नहीं है। 100%। CA फुल टाइम जॉब है। मैं भी CA के लिए ट्राई किया था, मैंने भी किया था। फर्स्ट पार्ट इंटर तक किया मैंने। तो हमारे जोधपुर जहाँ से मैं हूँ कहते हैं कि वो CA की खदान है। ऑल ओवर इंडिया जब CA का रिजल्ट, अभी तो काफ़ी बेटर हो गया, जब हम लोग थे उस समय का बताता हूँ, CA का रिजल्ट रहता था 2.5% 3%। अच्छा। और हमारे जोधपुर का रिजल्ट जो रहता था वो रहता था 60%। उस 2.5 या 3% में 60% जोधपुर से होते थे। खैर अब तो काफ़ी जगह से ऐसे, क्यों रिसोर्सेज बढ़ गए ना, तो काफ़ी जगह से जैसे भोपाल, इंदौर वगैरह से भी आजकल CA खूब निकलते हैं, वहाँ भी अच्छी कोचिंग मिल जाती है। गुजरात से भी काफ़ी अच्छे CA निकलते हैं, ये सब है। उस समय की बात बता रहा हूँ। तो हमारे वहाँ प्रोफेसर RK बिस्सा जी थे, जिनकी बुक्स आप अगर कॉमर्स वाले लोग जो हैं वो अगर देखेंगे तो RK बिस्सा चितलांगिया की जो बुक्स थी वो बड़ी फेमस बुक है। जी 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 जी।
तो बिस्सा जी के पास मैं पढ़ने गया था, मेरे फादर भी उनसे पढ़ चुके थे, अच्छा। रिटायर्ड हो चुके थे, मैं उनके पास पढ़ने गया तो मेरे को बोला कि मैंने कहा हाँ जी मुझे भी, मैं सीए के लिए आ रहा हूँ और मुझे आप पढ़ाइए। तो बोले ठीक है, तुम्हारा रूटीन बताओ। तो बोले भाई ठीक है, सुबह 5 साढ़े 5 उठता हूँ, ये सब मेरा नित्य कर्म पूजा पाठ जो है वो सब करके मैं 8 बजे कॉलेज जाना होता है, कॉलेज जाता हूँ, बीकॉम कर रहा था मैं, और कॉलेज से करीबन 1 बजे छुट्टी होती है, 1:30 बजे तक घर जाता हूँ, खाना खाता हूँ, फिर मैं 2 घंटे सो जाता हूँ। तो बोले अच्छा सीए भी करना है और सोना भी है। बहुत पते की बात बोली है सर। तो ये तो नहीं होगा। ऐसा है कि तुम अपना घर से लंच बॉक्स लेके आओ जी, 1 बजे छुट्टी होती है, तुम लंच करो कॉलेज में अपना लंच बॉक्स लेके 1:30 बजे तक, और इधर उधर तुम कहीं भी आराम करके 2 बजे कल से पढ़ने आ जाओ। अच्छा। अरे मैं तो कहा अरे यार मेरा 2 बजे नींद का टाइम, 2 से 4 में सोता हूँ। तो बोला नहीं नहीं, सीए और सोना दोनों एक साथ नहीं होते। क्या बात है, क्या बात है। और ये मैंने फिर रियलाइज भी किया। बहुत सुंदर बात। एक बार आपका इंटरेस्ट बन गया सीए में तो नींद तो आपकी अपने आप उड़ जाएगी। क्या बात। भाई साहब जब कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने बैठते थे, आप मतलब सीए करने के लिए बताता हूँ आपको कितना आप में जुनून होना चाहिए जी। सीए या सीएफए आप जो भी करेंगे, दोनों इक्विवेलेंट प्रोफेशनल कोर्स है, उसका जुनून मैं आपको बताता हूँ। अगर कोई क्वेश्चन आप करने बैठे हैं और आपको बैलेंस शीट नहीं मिली, बैलेंस शीट अगर नहीं मिली मीन्स है कि आपने कहीं पे आपका गलत है। अगर बैलेंस शीट मिल गई तो ये नहीं है कि 100% क्वेश्चन सही है, फिर भी हो सकता है हाँ बैलेंस शीट मिल गई, अब कोई एरर है तो छोटा मोटा एरर है। अगर बैलेंस शीट नहीं मिली, भाई साहब रात को नींद नहीं आती थी, बैलेंस शीट क्यों नहीं मिली? अब रात को सोते समय वो क्वेश्चन ना जहाँ से शुरू हो रहा है, जनरल एंट्री से लगा के लेजर तक दिमाग जाता था, लेजर से ट्रायल बैलेंस में जाता था, ट्रायल बैलेंस से P&L ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट तक दिमाग जाता था, सोचते थे कहाँ गलती पकड़ में आती थी, भली रात को 1 बज जाए 1:30 बज जाए पकड़ में आती थी, अरे यार वो पॉइंट शायद क्या बात है। रात को 1:30 बजे लाइट ऑन करके और किताब खोल के ना उसको सॉल्व करते थे और फिर देखते थे हाँ बैलेंस शीट मिल गई, क्या नींद आती थी तभी से। ऐसा लगता था ना एक जंग जीत लिया। बिल्कुल 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 सर। एक्चुअली मैं आपकी इस बात को इसलिए समझ पा रहा हूँ कि कुछ समय मैंने भी कैश हैंडलिंग का काम किया है सर। जी 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 जी। और एक बार ही ऐसा हो गया कि 100 पैसा हमारे टोटल कैश इनटेक में कम था। अब वो 100 पैसे ने मेरे को रात भर नींद नहीं दी। ये लगा कि भाई ये 100 पैसा कहाँ गया। फिर जब दूसरे दिन वापस रिकनसाइल करते समय ध्यान में आया कि अच्छा वो 100 पैसा तो मेरे जेब में रह गया था, मैंने उसको कैश में मिलाना ही भूल गया। तब कहीं जा करके तो मैं समझ सकता हूँ सर। तो ये फुल टाइम जॉब है। सीए करें आप, सीएफए करें, सीपीए। सीए आपने देखा होगा, आप अगर ब्राउज़र पे गूगल या और किसी ब्राउज़र पे ढूंढेंगे कि वर्ल्ड टफेस्ट प्रोफेशनल कोर्स, सेकंड टफेस्ट कोर्स जो है वर्ल्ड का वो सीए है। अच्छा। फर्स्ट एआईसीपीए यूएस का। ओके। पहले आज से 6-7 साल पहले शायद एग्जैक्टली नहीं पता, सीए वन ऑफ द टफेस्ट था, और आजकल एआईसीपीए को वो रैंक दी गई है। अच्छा 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 अच्छा। तो सीए वर्ल्ड का सेकंड टफेस्ट कोर्स है। फिर सीएफए, वो भी सीएफए और सीए में ये फ़र्क है कि सीएफए में आपको सारा थ्योरेटिकल कंसेप्ट सीए में भी चाहिए वैसे, पर उसमें मल्टीपल चॉइस आते हैं फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल तक जी। उसके बाद में फाइनल में आपको वही सारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन अच्छा मिलेंगे, हाँ। और उसमें मल्टीपल चॉइस होते हैं। पता नहीं आप 5000 क्वेश्चन पढ़ के गए हैं ना, आपको एग्जाम के अंदर सीए में भी यही है, आप 5000 क्वेश्चन सॉल्व करके गए हैं जी, आप रिपीट कोई कहीं नहीं मिलेगा आपको। आपने पिछले 25 साल के सीए के जो पेपर आए हैं वो आपने सॉल्व कर रखे हैं, और अब आप कॉन्फिडेंट हैं कि कोई क्वेश्चन आएगा ना उससे भिड़ जाएंगे। आप देखेंगे ना 5000 क्वेश्चन सॉल्व किए, आपको एग्जाम के अंदर 5001वां मिलेगा। मतलब लिमिट, ये तो लिमिट ही नहीं है सर। लिमिट नहीं, कोई कोर्स नहीं है, कोई एक प्रेस्क्राइब्ड बुक नहीं है कि आप ये बुक कर लिया आपका हो गया ना। तो सर इसमें फिर सफलता का मंत्र क्या हुआ? सफलता का मंत्र है सबसे पहला कि जो मैंने बताया जुनून। जुनून। दूसरा
क्वेश्चन जब आप सॉल्व करने जा रहे हैं, क्वेश्चन को 3 बार पढ़िए। हाँ। आप पहली बार क्वेश्चन पढ़ेंगे ना तो लगेगा अरे ये क्या सीए में क्वेश्चन दिया है यार, ये तो साला बीकॉम फर्स्ट ईयर में किया था ये क्वेश्चन तो। और आप उसको सॉल्व कर लेंगे। उस क्वेश्चन में एक पॉइंट छिपा है। अगर वो 20 नंबर का क्वेश्चन है तो पूरा जो क्वेश्चन है वो 1 मार्क का है। वो एक जो पॉइंट हिडन है ना वो 19 मार्क का है। क्या बात बोली सर, क्या बात बोली। तो आपको क्वेश्चन को 3 बार पढ़ना पड़ेगा और ढूंढना पड़ेगा कि क्या पूछ रहा है, क्या एक्सपेक्टेशन है एग्जामिनर की। वो पॉइंट अगर आपको पकड़ में आ गया, आपको 20 में से 20 मिले। ये वही बच्चा कर सकता है जिसके कंसेप्ट और बेस मजबूत है। कंसेप्ट क्लियर, बेस मजबूत होना चाहिए। बिल्कुल सही। अब यहीं पे आकर के अभी मेरे 2 प्रश्न और हैं डॉक्टर साहब से। वो पूछने के पहले जस्ट मैं आपको बताता हूँ कि कैप्स का जन्म क्यों हुआ था। कैप्स का जन्म इसीलिए हुआ था क्योंकि जब हमको ये नहीं पता होता कि हमारी बुद्धि किस संरचना की बनी हुई है, हमको किस डायरेक्शन पे जाना है, और तभी हमने कहा था कि आप आओ हमसे मिलो और हम आपको एक एप्टीट्यूड टेस्ट देंगे 2 घंटे का, जिससे जो हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं वो उसका रिपोर्ट निकालते हैं सर, और उस बेसिस पे आपकी ब्रेन फॉर्मेशन पता चलती है कि आपका ब्रेन कैसा बना। बेस्ड ऑन दैट हम आपको स्ट्रीम देते हैं। अब आप समझ लो अगर आपकी स्ट्रीम उस वक्त हमारे रिजल्ट के अनुसार आई साइंस, और आपने अपने दोस्तों के चक्कर में ले लिया कॉमर्स, और आप बैठे हो सीए के एग्जाम में अभी इस वक्त, तो ये प्रश्न का जो 19 नंबर का मार्क्स आपका छूटेगा। लेकिन अगर आपने उस बात को माने थे और आपने कॉमर्स उस वक्त सही लिया था डिसीजन, और आपका बेस भी सही है और आपका माइंड भी वैसा चलता है, तो फिर वो 19 नंबर आपके। बिल्कुल वही उसी एक हिडन पॉइंट के आपको 19 नंबर मिलेंगे, बाकी सब 1 नंबर का है पूरा का। और सर ये 19 नंबर ही आपका सिलेक्शन और नॉन सिलेक्शन डिसाइड करता है। वो डिसाइड वही करेगा। क्या बात है सर, डिसाइड वही करेगा। तो ये मतलब अच्छा, छात्रों के मन में अब ये होता है सर कि चलिए कॉमर्स ले लिया, कॉमर्स में पढ़ भी लिया, अब नेक्स्ट प्रश्न आता है कि पढ़ूं कहाँ से। आमतौर पर हमारे देश में अगर आप देखेंगे जो छोटे जगह के लोग होते हैं सर, वो सोचते हैं कि नहीं मैं मेट्रोज में चला जाता हूँ, दिल्ली बॉम्बे चला जाता हूँ। कुछ पैसे वाले लोग हैं तो वो इंडिया से बाहर ही जाने की कोशिश करते हैं और फिर वहाँ से पढ़ करके आकर के अपने देश में प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो प्रश्न है कि मैं कहाँ से पढ़ूँ, ये कैसे हम एड्रेस करेंगे सर, क्या करना चाहिए उनको? देखो, आपको बेसिक डिग्री जो लेनी है वो कहीं से ले लो जी। आप चाहे मंगल ग्रह से ले लो, चाहे कहीं से ले लो, आप उसमें कोई फर्क, मेरे हिसाब से कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, लोग हाँ ठीक है, नो डाउट, कुछ कॉलेजेज हैं, श्री राम कॉलेज कॉमर्स के लिए जो है जी वो है, मैंने वहाँ का भी सिलेबस देखा है। हाँ, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स तो बहुत मशहूर है सर। सिलेबस वही है, सिलेबस वही है, सिलेबस वही है, कुछ नहीं है, बट वो उस सिलेबस को केस स्टडीज में कन्वर्ट कर लेते हैं। अच्छा, मैं आप यहाँ की बात छोड़ो, मेरा 2 साल पहले ऑक्सफोर्ड जाने का हुआ था, कोई कॉन्फ्रेंस में पेपर प्रेजेंटेशन के लिए मुझे बुलाया गया था, मैं ऑक्सफोर्ड गया था। ऑक्सफोर्ड पर्टिकुलर एक यूनिवर्सिटी नहीं है, ऑक्सफोर्ड एक सिटी का नाम है। अच्छा, हम तो आज तक ऑक्सफोर्ड की यूनिवर्सिटी समझते रहे। नहीं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी नाम से कोई बिल्डिंग नहीं है। अच्छा, ऑक्सफोर्ड सिटी का नाम है। ओके। उस सिटी में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अम्ब्रेलाज में मल्टीपल कॉलेजेस हैं। अच्छा 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 अच्छा, ओके। जैसे मैं जो गया था वो सेंट हिल्डा कॉलेज गया था, जो कॉमर्स मतलब नॉट कॉमर्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या सोशल साइंसेस के लिए जो है एक तरह से वर्ल्ड में द बेस्ट कॉलेज में, वन ऑफ द बेस्ट में, उसका सेंट हिल्डा कॉलेज का आता है। मैं वहाँ की लाइब्रेरी देखी, वहाँ के कोर्सेज देखे, वहाँ वो सबको बीएससी बोलते हैं, चाहे बीकॉम कर रहे हैं, बीबीए कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, बीएससी इन अकाउंट्स, बीएससी इन फाइनेंस, बीएससी इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बीएससी इन मैनेजमेंट। सर बीएससी मतलब बैचलर ऑफ साइंस हुआ ना? बैचलर ऑफ, ये भी सोशल साइंस है सर। अच्छा, कॉमर्स, कॉमर्स बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या कॉमर्स जो है वो पूरा सोशल साइंस में आता है। ओके ओके ओके। तो बीएससी डिग्री वो दे रहे हैं, वो गलत नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। अब यहाँ जो मैं ओमान में अभी जो हूँ, वो कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंसेज है। हाँ 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 हाँ, पर आप वहाँ कॉमर्स पढ़ा रहे हैं? हम वहाँ कॉमर्स पढ़ा रहे हैं, तो अप्लाइड साइंस है, ये भी एक सोशल साइंस है। अच्छा अच्छा। वहाँ का सिलेबस देखा था, मैं तो चकरा गया, अरे क्या ऑक्सफोर्ड का नाम हाँ हाँ, और क्या सिलेबस।
1 नंबर का बेसिक सिलेबस जो हम वहाँ हमारे बच्चों को 11th-12th में पढ़ाते हैं, वो वहाँ उसको जो है बीकॉम उसमें फर्स्ट ईयर में या उसमें पढ़ा रहे हैं। बताइए। तो वहाँ पे एक जो मुझे इंडियन मूल के हाँ, उनका नाम मुझे पूरा याद नहीं आ रहा, गुजराती थे, जी। सौरस करके नाम था उनका, आगे पता नहीं वो कुछ अपना अंग्रेजी वो नाम लगा लिए थे, वो मुझे याद नहीं आ रहा है। वो मिल गए थे, वो ही मुझे लाइब्रेरी ले गए, मैंने सारा कोर्स सिलेबस वहाँ का सब देखा। तब मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप मुझे ये बताइए ये क्या पढ़ा रहे हैं यार, हम वहाँ पे ये सब पढ़ाते हैं, आप ये पढ़ा रहे हैं। तो कहते हैं नहीं, फ़र्क यही है कि हम कंसेप्ट पढ़ाते हैं। हम बच्चे को नहीं बोलेंगे कि ये गुड्स सोल्ड टू सो एंड सो पर्सन, इसका जर्नल एंट्री करो, नहीं, हम उसकी केस स्टडी बनाएंगे और उस केस स्टडी के बेस पे बच्चे को कहेंगे कि ये एक पैराग्राफ की केस स्टडी है, उससे आप इसका पूरा फाइनल अकाउंट बनाओ। क्योंकि फाइनली तो वहाँ जाके वो कहीं बिजनेस में जा रहा है, कहीं सर्विस में जा रहा है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहा है, चीफ अकाउंटेंट बन रहा है, कुछ भी कर रहा है जी। उसका फाइनली तो फाइनल अकाउंट बनाना है। चलो आजकल कई सॉफ्टवेयर आ गए हैं, आप एक ट्रांजैक्शन डालो, उसका पूरा चीर फाड़ करके उसको एंड तक ले जाते हैं, बट उसमें भी तो आपको बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए। तो वो फर्क मुझे लगा थोड़ा। अच्छा। अप्रोच, अप्रोच जो है, अप्रोच ऑफ टीचिंग, वो वहाँ की डिफरेंट, काफी प्रैक्टिकल है, या वो अप्रोच आप यहाँ भी अपना सकते हैं। जो मैंने बोला ना, कॉन्सेप्ट, रट्टा नहीं मारना है आपको, कॉन्सेप्ट के लिए करना है, वो आप यहाँ भी डेवलप कर सकते हैं। अच्छा। फिर हायर स्टडीज मतलब मास्टर के लिए, नो डाउट मास्टर के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा किसी एस्टेब्लिश इंस्टीट्यूशंस में जाने के लिए। अच्छा। पर वहाँ का पहले आप जो पहले पढ़ चुके हैं स्टूडेंट, आप उनका एक्सपीरियंस पहले शेयर करो उनके साथ जी। कि उनको पूछो कि आपको क्या अलग लगा, क्यों पढ़ा आपने। तो वहाँ भी मुझे यही है कि एक्चुअल में वो लोग जो कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं, वेरी गुड, जैसे हम यहाँ पढ़ाते हैं, यहाँ भी पढ़ाते हैं, जैसे डिग्री स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ भी जो है अप्रोच बिल्कुल अलग है इंडिया से। अच्छा। पूरा केस स्टडी बेस है, जो बुक में क्वेश्चन दिया है हम उनको पढ़ाते हैं क्लास में, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिलेगा, नो। उस क्वेश्चन या वैसे 5-7 क्वेश्चन को मिला के हम लोग केस स्टडी तैयार करते हैं। अच्छा। उस केस स्टडी, अब एक ही केस स्टडी है पूरे 50 नंबर की, उस केस स्टडी के बेसिस पे हम बच्चों को क्वेश्चन पूछते हैं, उनको रिप्लाई देना। अब अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप केस स्टडी पढ़ेंगे, आपके फंडामेंटल क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप पकड़ लेंगे कि टीचर आपसे क्या चाहता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आप उसको लिखिए। इंडिया में अभी भी आज भी जो मैंने देखा है ना, वो इस तरह से है कि बुक में जो सवाल दिया है, ठीक है, राम की जगह मिस्टर मोहन छप जाएगा एग्जाम पेपर में, ठीक है, 10,000 INR की जगह वहाँ वो उसको 25,000 INR कर देंगे, और वो उसे उठा के कट कॉपी पेस्ट बच्चों को दे दिया जाता है एग्जाम में। नहीं, ये मेरे को थोड़ा और लगता है कि फिर बच्चे ने अपनी तरफ से क्या कंट्रीब्यूट किया, आपने जो पढ़ा के आया वो वही तो बच्चे को रट्टा मार के उसको लिखना है, राम की जगह श्याम, राम मोहन, जो भी करना है, फिगर की जगह अमाउंट की जगह ये अमाउंट डालना है और उसको रिजल्ट देना है। ये तो फिर आम एक आर्ट्स और लिटरेचर जैसा हो गया सर, कि बस रटो खाओ और बस डाल दो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और एक जो अब हमारे सेशन का जो आज का आखिरी प्रश्न होगा सर, कि बहुत से लोग, अब जैसे मैं आपके बारे में जानता हूँ सर कि आप सीधे जॉब पे तो आए नहीं, आप पहले बिजनेस पे आए थे, बिल्कुल, फिर बिजनेस से आपने जॉब में स्विच किया एंड ऑल दैट, बट आपकी फील्ड लगभग सेम ही रही जी। उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे सर? बिल्कुल बिल्कुल जरूर। वही जो मैंने बताया ना कि जब हम लोग को जब आया था कि हमें क्या कैरियर बनाना है या हमें क्या सब्जेक्ट लेना है, हम इतने मैच्योर नहीं थे। सब कुछ का फर्क पड़ता है। अब जैसे माहौल है, जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, कैसा आपका फ्रेंड सर्कल है। मेरे सब फ्रेंड सर्कल बिजनेस वाले थे। जी 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 जी। तो वो उधर कहीं गए ही नहीं कि क्या कैरियर बनाना है, बस ठीक है कॉमर्स ले लिया, ये कर लिया, बीकॉम कर लिया,
अब क्या करना है? अरे यार आगे क्या, हम एम.कॉम, चलो यार एम.कॉम भी कर लेते हैं। सुनते जाइएगा। हाँ। एम.कॉम भी कर लिया, अब क्या करना है? अब तो कुछ नहीं करना। हम्म। हाँ यार अब तो कुछ नहीं करना, तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो हमारी कम्युनिटी में ना शादियाँ जल्दी होती थी। अब अच्छा। तो खैर सारे बच्चे चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ हो कैरियर ओरिएंटेड हो गए हैं। हमारे टाइम में फैमिली देखते थे, जी जी जी। वही फैमिली अच्छी है यार, ठीक है यार, दाल रोटी की कमी नहीं है, शादी कर दो। हाँ। तो अब बोले भाई ठीक है, एम.कॉम हो गया, कुछ करने को नहीं बचा तो शादी कर दो। ओके। तो ठीक है, इतने मैच्योर हो गए थे कि यार शादी हो जाएगी तो साले ससुराल वाले ये वो सब पूछेंगे क्या करते हैं, तो क्या कहेंगे कुछ नहीं करते हैं। तो हमने बिजनेस शुरू किया सर। अच्छा साहब। हमने गारमेंट्स का बिजनेस किया, ट्रेडिशनल गारमेंट्स का। वाह। हमारे वहाँ पे उम्मेद भवन पैलेस एक जी लग्जरी 5-7 स्टार हेरिटेज होटल है, जी। वहाँ पे ट्रेडिशनल काउंटर गारमेंट्स का एक काउंटर लगता है। जो फॉरेन विजिटर्स आते जी। हैं वो वहाँ से पसंद करते हैं ट्रेडिशनल गारमेंट्स। जी तो उसकी डिजाइनिंग का हमें बहुत सवार हुआ, जी हमने काफ़ी सीखा, किया, ये किया, उसका काम शुरू किया, अच्छा भी चल पड़ा। जी। अब ऐसे ही मीनवाइल हमारे दो लोगों का मेरे कैरियर में मैं बड़ा अच्छा बढ़िया कंट्रीब्यूशन मानता हूँ, नो डाउट। जी। हमारे पेरेंट्स का कंट्रीब्यूशन तो सर्वोपरि है, ईश्वर के बाद जो भी है। उसके अलावा एक प्रोफेसर सुभाष शर्मा जी और दूसरे प्रोफेसर जनार्दन आदित्य, जी जी जी। वो हमारे फैमिली फ्रेंड्स थे। तो फिर मुझे है जो जनार्दन जी जो हैं हमारे अंकल ही बोलते थे, ऐसे प्रोफेसर हैं, मैं उनसे, वो इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर थे हमारे जैन यूनिवर्सिटी में, अच्छा अच्छा। वहाँ से रिटायर्ड हुए। हाँ हाँ तो उन्होंने मुझे कहा यार संदीप पीएचडी कर ले। हाँ। मैंने कहा अंकल मेरे को पीएचडी करके क्या करना? अरे कुछ नहीं बेटा, गेट के बाहर नेम प्लेट लगेगी डॉक्टर संदीप हो जा। हाँ हाँ बिल्कुल। और बिजनेस में भी तू कर रहा, तेरा विजिटिंग कार्ड जाएगा डॉक्टर संदीप हो जा, तो अगला आदमी तो भाव देगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर बोले हाँ अपने सुभाष अंकल हैं, मैं बात करता हूँ उनसे। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में भाई दोनों टपक पड़े यार। अच्छा। सुभाष जी और जनार्दन जी बोले कि हाँ चलो ये फॉर्म वॉर्म सब लेके आए। फॉर्म लेके आए, रजिस्ट्रेशन और उसका पीएचडी। उस समय नेट स्लेट यूजीसी ये सब नहीं था। आपका अगर बीकॉम में 55% था आई थिंक, कि अगर 55% एंड मोर है तो आप डायरेक्ट जो है पीएचडी के लिए एनरोल हो सकते हैं। अच्छा। तो उस बिना पे मैं चलो फॉर्म भर दिया। अब 1 साल निकल गया, फॉर्म भर दिया, भूल गए, हमारा इंटरेस्ट नहीं था। सुभाष शर्मा साहब जो थे वो ओमान ही आ गए। अच्छा। वो सूर में प्रोफेसर थे, हमारा जो कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंसेज सूर है उसमें हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे प्लस प्रोफेसर थे। वो इधर आ गए, हम भी बैठ गए, ठीक है। फिर वो छुट्टी में आए तो बोले भाई क्या किया साल भर में? मैंने कहा कुछ नहीं किया। तो हड़का के बोले चलो ये काम है, मैं अभी 2 महीने की छुट्टी में, मुझे काम चाहिए और मैं डेली फ़ोन करूँगा और मुझे बताना है कि तुमने क्या किया, तुम लेके आओ। अब मैंने कहा यार ऐसा हालत ये थी कि हमको लैपटॉप चलाना नहीं आता था। अच्छा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हमें लगते थे पता नहीं कौन से ग्रह से ये वर्ड आ गए यार, क्या करना है इसको। लैपटॉप खरीदा साहब, ओहो। खरीदा और मेरी बच्चियों ने मेरे को सिखाया। बच्चियों से मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हो सकेगा कभी फ्यूचर में मैं उनके साथ एक स्पेशल एडिशन शूट करूँगा। साहब की 2 बेटियाँ हैं और जो बड़ी बेटी है इस वक्त CS ख़त्म हो चुका है उनका, CA, CS, MBA और ब्रिटिश वाला कौन सा होता है, नाम भूल गया उसका, ACC है। ACC है। ये कर लिया है। प्रेजेंटली वो फाइनेंस मैनेजर है TCS में जी। और वो टीम लीडर है ऑफ जर्मन एंड यूरोपियन सेक्टर की। बताइए। अभी वो स्विच कर रही है, शायद नेक्स्ट मंथ अगस्त में ज्वाइन करेगी। उसका नोटिस पीरियड चल रहा है TCS में। कॉग्निजेंट उनकी कुछ पोजीशन अलग से है बट वो पोजीशन है इक्विवेलेंट टू असिस्टेंट जनरल मैनेजर फाइनेंस। वेरी गुड। और छोटी बेटी सर अभी उनका तो
LLB में? छोटी बच्ची जो NLU में है, हाँ हाँ उसका क्लैट में ऑल इंडिया रैंक 1 था। हाँ वही जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया कि आप किसी भी बढ़िया इंस्टीट्यूट से पढ़ लें या एक दूसरी इंस्टीट्यूट से पढ़ लें, मेरे हिसाब से बेसिक डिग्री में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसकी ऑल इंडिया 1 रैंक थी तो उसको बेंगलोर भी मिल सकता था, जी। बेंगलोर NLU में। अच्छा तो मैंने प्रीफर किया नहीं, तुम हमारे होम टाउन में रहो। हाँ तो जोधपुर भी 3rd या 4th रैंक है NLU, बहुत सुंदर। और उसका जोधपुर में वो NLU से वो कर रही है 5 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स जो है BLLB। जी। तो ये जो दोनों बच्चियां हैं ये हमारे सलाला में एग्जाम्पल्स के तौर पे हैं। मतलब इनकी हर एक्टिविटीज़, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ ले लो आप, एकेडमिक्स ले लीजिए आप, हर जगह वो नंबर 1 ही रहेंगी, हर जगह पार्टिसिपेट करेंगी। वो वाला कंसेप्ट नहीं है कि भाई एग्ज़ाम है तो एक दिन पहले फिर बुखार चढ़ गया, कहीं नहीं जाना, किसी से मिलना नहीं है, कुछ नहीं करना, नहीं, सब करना है, घूमने फिरने भी जाना है और सब जगह अव्वल आना है। ये क्षमता मैंने इन दोनों बच्चों पे जो देखी, ये हमारे लिए एग्जाम्पल्स है। और इसलिए मैं पर्सनली जहाँ पर भी इस तरह के अगर करियर की बात होती है तो मैं इन दोनों का एग्जाम्पल ज़रूर देता हूँ, इसलिए आज आपके सामने भी रखा है। एक दिन इनका विशेष इंटरव्यू आपके सामने ज़रूर आएगा। फिलहाल हम वहाँ पहुँचते हैं जहाँ पे बच्चियों ने साहब को लैपटॉप चलाना सिखाया। तो उनसे मैंने लैपटॉप चलाना सीखा, भाई एक्सेल कैसे बनाते हैं, एक्सेल कैसे यूज करते हैं, MS वर्ड कैसे बनाते हैं, क्या टाइप करते हैं, कैसे वैसे टाइपिंग सीखी सब। मैंने 15-20 दिन बाद चलो हाथ चलने लग गए। और मैंने जो अंकल जी ने, मेरे सर, अंकल जी तो क्या वो सर हो गए मेरे, जी जी जी, मेरे गाइड थे PhD के, तो जो बताया वो सब किया। तो वही था जो मैंने कंसेप्ट पढ़ा ना, मैं उस कंसेप्ट को पढ़ के मैंने बुक बंद करके उन्होंने जो टॉपिक बताया उस पर मैंने अपना हिसाब से लिखना शुरू किया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो पहले मैं रात को पूरा उसको हाथ से लिखता था, फिर उसमें क्या चेंज करना है, मॉडिफाइड करना है, ये वो करके उसका फाइनल ड्राफ्ट तैयार करता था और फिर दिन में बैठ के मैं उसको टाइप करता था। जी। बिजनेस का मेरा ऐसा काम था कि एक बार मैंने, जैसे एक कोई सैंपल है, मैंने अपने टेलर्स को बता दिया कि भाई आपको ये सब बनाना है, इसके 50 पीस तैयार करने हैं। मेरा 1 महीने का गया। अच्छा। हाँ हाँ 1 महीने का काम गया, फिर मेरे पास 1 महीने तक कोई काम नहीं है। ओके। बस वो ये ट्रेडिशनल गारमेंट्स का एक खासियत रहती थी। ठीक है, मैं फ्री भी था, तो फिर मैंने वो किया, दिखाया, बड़े खुश हुए। हाँ ये लग रहा है कि कोई ढंग का स्टूडेंट मिला है मुझे। अच्छा। फिर मैंने वो किया जैसे तैसे करके, फिर उसने वो बोले कि मैं अगले साल आऊँगा और ये तुम्हें काम करना है, ऐसे ऐसे करना है, ये सब ये स्टैटिस्टिकल टूल्स यूज़ करने हैं। वो मुझे बताया कि ठीक है, ये डाटा तुमको कलेक्ट करना है, उसका आपको टेबुलेशन करके, और आपको जो है SPSS में इसका रिग्रेशन, ये वो, ये सब नाम ऐसे लग रहे थे। ठीक है, रिग्रेशन एनालिसिस स्टैटिस्टिक्स में या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स में हमने पढ़ा था, थ्योरी, क्वेश्चन भी किए होंगे प्रैक्टिकल, मतलब है क्या अप्लाई, इसे कहते हैं अप्लाइड साइंस जी। अब उसे मुझे रियल लाइफ में अप्लाई करना था। मैं आपको बताता हूँ साहब, मैंने आज भी जो 9th पढ़ी थी, या मैंने 8th पढ़ी या 7th पढ़ी, मेरी कॉपी, मेरी बुक्स आज भी आपको मिलेगी मेरे पास प्रिजर्व की हुई। क्या बात है, मैंने रद्दी में नहीं बेचा उसको। क्या बात है, क्या बात है। कॉमर्स के बच्चों, कितने लोग अभी तक आप लोगों ने रखा है, जरा सोचना है इस बात को। हाँ। मैं तो वहाँ से मैंने निकाला सारा मेरा, जी जी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, स्टैटिस्टिक्स वगैरह ये सब निकाला मैंने, कहा उसको वापस पढ़ना है। तो रिग्रेशन पढ़ा, क्यों रिग्रेशन यूज करते हैं, कैसे कहाँ यूज करते हैं, और उसका ये रिजल्ट आया तो उसको कैसे कैसे हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं, कैसे कोरिलेशन निकालते हैं, उसका क्या बेसिक है, फैक्टर एनालिसिस कैसे करते हैं, हाइपोथेसिस का कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं, हाइपोथेसिस टेस्ट कैसे करते हैं, ये सब पढ़ने में मेरे को 3 से 4 महीने लगे। ओह माय गुडनेस। अब मेरे को ये हो गया कि मैं किसी जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या स्टैटिस्टिक्स में जो मास्टर कर रहा है, मैं उसको आधी रात को उठ के पढ़ा सकता हूँ, इतना कॉन्फिडेंस आ गया मुझे। अरे वाह वाह वाह। फिर SPSS सीखा। SPSS में फिर मैं कंप्यूटर में काफ़ी कुछ ठीक ठाक हो गया था, तो ऑनलाइन चेक किया कि इसका वर्कशॉप, तो मुझे लकीली एक मिला
साउथ में चेन्नई से किसी यूनिवर्सिटी, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, वो SPSS पे 7 डे का एक वर्कशॉप कर रहे थे। तो मैंने उसमें एनरोल किया, रजिस्ट्रेशन फ़ी वगैरह भरी और 7 दिन का SPSS का वर्कशॉप, वो लिटरली बहुत बहुत ज़बरदस्त था। उससे मुझे पता चल गया कि SPSS होता क्या, उसको कैसे यूज किया जाता है। अच्छा 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 अच्छा। फिर तो और भी स्टैटिस्टिकल टूल्स मैंने सारे देखे, पढ़े, उसको सब किया। और नेक्स्ट ईयर जब आए तो मेरे पास हमारे सर प्रोफेसर सुभाष शर्मा जी आए, तो मेरे पास एक कच्चा चिट्ठा, फर्स्ट ड्राफ्ट तैयार था पूरा, हार्ड कॉपी प्लस सॉफ्ट कॉपी दोनों। और ये देखा तो ठीक है, अपनी तरफ से उन्होंने जो उसके हिसाब से PhD का जो स्ट्रक्चर होना चाहिए उसके हिसाब से, चैप्टर स्कीम के हिसाब से उन्होंने उसमें फेरबदल किया, मेरे को बताया ये सब, और इसमें ऐड डिलीट ये सब वो करना है। वो करके साहब हमने PhD सबमिट कर दी। बहुत ठीक साहब, उसके बाद हमारा वो वाइवा जो होता है उसमें वो सब हुआ, ये हुआ, हमें PhD अवार्ड हो गई। इस दरमियान में मेरे जो अंदर कहीं वो जो छुपा हुआ था ना, जो कभी मैं बाहर नहीं ला सका, वो निकला कि यार मुझे तो पढ़ाना चाहिए। मैं कहाँ ये गारमेंट, ये बिजनेस, वो बिजनेस में जुटा पड़ा हूँ, और मेरा साहब ट्रेडिशनल गारमेंट के बिजनेस से मन उछट गया। एक टर्न अराउंड फेज था सर के, ये टर्न अराउंड फेज था बिल्कुल। 2001 की बात है ये। अच्छा, मास्टर कर लिया था मैंने 1988 में। 1988 में मास्टर्स और 2001 में PhD। जब तक मेरा बिजनेस ये वो चल रहा था, ठीक है, बिजनेस चल रहा था, दाल रोटी चल रही थी, अच्छा कमा लेते थे, वो सब बढ़िया है जी। पर ये PhD के दौरान मुझे लगा कि यार ये तो अपन ने कभी सोचा ही नहीं, कि वो था ना, माहौल ऐसा ही था उस समय का, सिचुएशन ऐसी थी कि हम लोग अपने आप को ना कर नहीं पाते थे कि हमें क्या करना है। अब तो आजकल के बच्चे तो साहब बिल्कुल एकदम जेट पैक है। पहले से प्री लोडेड है। अब मैंने कहा 2001 के बाद मुझे लगा यार मुझे तो पढ़ाना चाहिए। उसके PhD के दरमियान ही पता चल गया मुझे पढ़ाना चाहिए। तो मेरे जो कजन्स वगैरह हैं जो BCom वगैरह कर रहे थे, मैंने उनको बोला चलो आ जाए करो शाम को। उनको पढ़ाया तो उनको भी मज़ा आने लगा, मुझे भी मज़ा आने लगा। और ऐसे करके आस पड़ोस के ये वो बच्चे करके काफ़ी लोग आ गए। और एक तरह से साहब बिजनेसमैन से मैं फुल टाइम ट्यूटर बन गया। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे आज भी याद है, मैं सुबह 5 बजे मेरा फर्स्ट बैच आता था पढ़ने के लिए, और लास्ट बैच मेरा रात को 11 बजे जाता था। और बापा पूरे दिन मेरा ब्रेकफास्ट, मेरा लंच, मेरा डिनर, सारा कुछ जो था, मेरे जो एक रूम बना रखा था जहाँ मैं बैच लेता था, वहीं पे होता था मेरा सारा। अच्छा। मैं लंच कर रहा हूँ या ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ, बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं उनको पढ़ाता जा रहा हूँ, अपना लंच ब्रेकफास्ट करता जा रहा हूँ। शुरू में मज़ा आने लगा, पर फिर मैंने देखा मेरी सोशल लाइफ खत्म हो गई। शादी ब्याह जाना इधर उधर कहीं, अब सब फैमिली वाले जा रहे हैं, मैं बैठा हूँ, मेरा टिफिन आ रहा है घर पे। और भी लग रहा था लोगों को भी कि भाई ये क्या है ऐसा। तो फिर मैंने रेस्ट्रिक्ट किया, मैं सिर्फ CA के ट्यूशन लूँगा। तो दिन में फिक्स कर लिया। इस दरमियान में हमारे एक अच्छे खासे फ्रेंड थे, वो एकेडमिक्स में थे। वो एक वहाँ पे हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट IIRM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट, जयपुर उसका हेड ऑफिस है। उनका एक कॉलेज चलता था हमारे जोधपुर में, PGDBM करवाते थे वो लोग। उसके बाद में वो जैन यूनिवर्सिटी से एफिलिएट भी हो गया। तो उसने एक दिन बोला कि यार तुम आ जाओ हमारे यहाँ वैकेंसी है, ये है वो है। तो मुझे इतना नहीं था श्योर कि मेरा वहाँ जाऊँगा इंटरव्यू दूंगा, एकेडमिक्स में इतना वो नहीं था अभी हाल फिलहाल। अब वहाँ गए, इंटरव्यू हुआ 1-1.5 घंटे। जयपुर से आए थे एक्सपर्ट, जो सब पूछे करे, जो पूछना था उनको सब पूछा, उन्होंने ओके कर दिया और बोला कि डेमो क्लास देनी है आपको, और ये टॉपिक है, ये सिलेबस है, ये बुक है, आपको कुछ देखना हो तो। अब मैं 2 घंटे तो 1-1.5 घंटे इंटरव्यू चला, 1-2 घंटे वहाँ वेट भी किया नंबर आने का, पक चुका था। अच्छा। इजी लाइफ जिए हुए, बिजनेस में ये वो किए हुए, तो कहाँ ये सब झंझट है। कहता है ना कि
बिजनेस करते हैं तो आपको फीलिंग आती है यू आर बॉस ऑफ योर ओन, बिल्कुल। और वहाँ पे कोई बॉस और था तो हम बचा नहीं पा रहे थे। हाँ किसी और के अंदर हम कैसे जाए नौकरी करने। तो बोले डेमो क्लास लेनी है, मैंने बुक सिलेबस हटाया, मैंने कहा ठीक है आप मेरे को टॉपिक दे दो, क्या टॉपिक है? ये टॉपिक है फिनेंस का, एक मुझे कुछ टॉपिक दिया गया कि उस पर जो है उसका टाइम वैल्यू ऑफ मनी, मुझे आज भी याद है। मुझे बोला टाइम वैल्यू ऑफ मनी आपको पढ़ाना है। मैंने कहा कितने टाइम पढ़ाना है? कि आपकी मर्जी हो जितनी। चलो ठीक है। तो थोड़ा बस बैठ के आंख बंद करके 15-20 मिनट आधा घंटा हमने सब वो रिकॉल किया जो हमने पढ़ा है, सब वो रिकॉल किया, रिकॉल हो गया काफ़ी कुछ। मैंने कहा ठीक है आज ही वो बोले कि आप नहीं तो कल आ जाओ, परसों आ जाओ। तो मैंने कहा यार आज ही इसको छोड़ते हैं, क्या है जो भी। क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी पूछे थे उन्होंने। एक 1.5 घंटा इंटरव्यू चलना मीन्स वो है। बिल्कुल बिल्कुल। पर उससे एक चीज़ मुझे समझ में आई। उसके बाद तो मैंने कहा हम भी काफ़ी लोगों के इंटरव्यू लिए हैं, सिलेक्शन किए हैं। जिस आदमी का इंटरव्यू सबसे लंबा चलता है उसका सिलेक्शन 99% हो चुका है। अच्छा 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 अच्छा, ये कंसेप्ट है। ये कंसेप्ट है। हमें भी जो लगता है ना, जैसे हम भी यहाँ सिलेक्शन बोर्ड के मेंबर हैं, तो कई बार इंटरव्यू लिए हैं हमने न्यू रिक्रूटर्स के लिए, तो हमें लगता है कि नहीं इस बंदे में पोटेंशियल है, तो उसको खूब पूछते हैं। जो हमारे मन में आता है उसको पूछते हैं, तो हमें अच्छा लगता है कि हम पूछ रहे हैं वो बता रहा है, हमें भी अच्छा लगता है। तो अगर ये मेरा एक थोड़ा सा कंसेप्ट है, जिसका इंटरव्यू लंबा चला इट मीन्स उसका ऑलमोस्ट सिलेक्शन हुआ। पॉइंट टू बी नोटेड बच्चों, अगर कभी जीवन में इंटरव्यू दो और आपका इंटरव्यू लंबा चले तो परेशान मत हो जाओगे क्या क्या पूछते जा रहे हैं। They are happy with you, that's why they are asking this many questions. हम डेमो क्लास दिया सब जैसे तैसे करके हम निकल लिए, और नेक्स्ट डे ही आ गया आप ज्वाइन कब कर रहे हैं। और फिर मैं फुल टाइम उस टाइम से 2001 से मैं फुल टाइम एकेडमिक्स में आ गया। एंड नाउ इट्स बीन लाइक 2001 से लेकर 2021 चल रहा है इस समय। अभी 20 साल हो गए। 20 साल से आप पढ़ा रहे हैं। मैं पढ़ा रहा हूँ। फिर वही सऊदीया चले गए, 1.5 साल सऊदीया पढ़ाया, किंग सऊद यूनिवर्सिटी रियाद जी, वहाँ पढ़ाया। और फिर यहाँ आ गए। तो पिछले 11 साल से 2010 से हम जो हैं ओमान में हैं। ओमान यहाँ पढ़ा रहे हैं। क्या बात है साहब, ये एक बहुत सुंदर हमारी ब्रीफ जर्नी है। बहुत 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 धन्यवाद। ये ब्रीफ नहीं है, ये एक्चुअली बहुत डीप जर्नी है। आई थिंक आप लोग मेरी इस बात से एग्री करेंगे कि कॉमर्स सिलेक्शन के प्रश्न से जो बच्चा जूझ रहा होता है, वहाँ से जब उसने सब्जेक्ट सेलेक्ट कर करके फिर अपनी ज़िंदगी उसकी कितने आपने सुना कितने उतार चढ़ाव लेने के बाद 2001 में जा कर के सर को अपना करियर लाइन मिला, और 20 साल से अब अपने उस पर्टिकुलर लाइन पे ये स्टेबल हैं और खुश हैं, और आई थिंक रिटायर होने के बाद भी वो इसी लाइन पे रहना चाहेंगे। ये भी एक शायद प्रश्न बनता है कि आगे क्या होगा। मेरे ख्याल से सर आप अपना पर्सनल ट्यूटिंग कंटिन्यू रखेंगे या नहीं? अब करेंगे। इस शौक को, ये शौक छूटेगा नहीं जी, चाहे पैसे के लिए करो या एंजॉय के लिए या टाइम पास के लिए, ये करेंगे। पर अब उतना नहीं, ठीक है, दिन का 1-2 बैच लिया और बस ठीक है। या कोई ऐसा इवनिंग इंस्टीट्यूट पकड़ लिया जहाँ गए, शाम को अपना 2-3-4 घंटा पढ़ाई किए, आ गए। ऐसा कुछ करेंगे। हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं सर आपको। थैंक यू। और आशा करते हैं आपको हमारा जो ये इंटरव्यू शेड्यूल, हमारा जो सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चंस एंड आंसर्स रहा, एक थॉरो कॉमर्स प्रोफेशनल के साथ आपको अच्छा लगा होगा। आपके दिमाग में अगर कोई भी प्रश्न है रिलेटेड टू कॉमर्स, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे ड्रॉप इन करो। आपकी सहूलियत के लिए विद परमिशन फ्रॉम सर मैं उनका ईमेल एड्रेस आपसे शेयर करूंगा। श्योर। और हो सके तो उनका व्हाट्सएप नंबर शेयर करूंगा। आप डायरेक्टली कॉमर्स रिलेटेड क्वेश्चंस उनको पूछ सकते हो, या हमारे चैनल पे आप ड्रॉप इन करें तो उनके तक पहुंच जाएगा। एंड जो भी बच्चे इस समय सब्जेक्ट सिलेक्शन के लिए परेशान हैं, या कॉमर्स में अगर अपना करियर बनाना चाहते हैं, अपना फील्ड मजबूत करना चाहते हैं, तो इस इंटरव्यू को, इस पूरे शेड्यूल को बार बार देखिए। आज बहुत सारी बातें सर ने ऐसी बताई जो शायद आपको कहीं ना कहीं आपके प्रश्नों के जवाब देती हुई मिलेगी। सो खुश रहिए,
और अपने जीवन में आगे बढ़िए। कोई भी प्रश्न है तो ज़रूर बताइएगा। सर का डायरेक्ट ईमेल एड्रेस और नंबर भी मिलेगा आपको, उसमें भी आप बताइए, उनसे क्वेश्चन पूछिए, वो आपको सहर्ष बताएंगे। और अपने अगले मेहमान से मिलने तक के लिए हमारी पूरी टीम को आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और बहुत जल्द अपने नए मेहमान के साथ आपको मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।